गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार, मैं सदिया को। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, यूँ हंसते मुस्कुराते रहें। तो काफ़ी दोस्त हमारे, काफ़ी जो व्यूवर्स हैं वो रिकमेंड कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप वार सीरीज़ कब लाएंगे। थोड़ा सा अभी जिस तरह आपको पता कि हम काफ़ी दिनों बाद वीडियोस पर आए हैं, थोड़ा सा सेटल हुए मेंटली तौर पर। तो असल से भी मैंने कहा कि भी आप सर्च कर लें वॉर के रिलेटेड। उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो वार सीरीज हम शुरू करने वाले 1948 की पहले करेंगे, फिर 65 के बारे, फिर मतलब स्टेप वाइज चलेंगे। तो वेट करें, जल्द आएगी ये सीरीज़ है। तो आज की जो वीडियो है वो लोग साहब की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है फिज़ा खान स्टेटमेंट ऑन पीएम मोदी। कि फिज़ा खान ने पीएम मोदी साहब के बारे में क्या स्टेटमेंट दी, देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है अनम शेख का फिजा अली खान स्टेटमेंट फॉर मोदी इज इंडिया इन्वॉल्व फॉर एवरीथिंग। अच्छा जी, चलिए देखते हैं भाई कि ऐसा क्या हो गया है भाई। और इसमें गेस्ट हैं मुजफ्फर चौधरी हैं और रिबाह इमरान। चलिए, डिस्कशन अच्छी रहने वाली है। जो आज ही पाकिस्तान अंबानी की जो मतलब एक ट्रेंडिंग न्यूज चल रही है कि पाकिस्तान में जो सबसे अमीर जो शख्स है उसने एक स्टेटमेंट दी है और कहा है कि पाकिस्तान को अब इंडिया से अच्छी तरह मतलब ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए, या फिर ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की तरह पॉलिसीज पर काम कर लेना चाहिए। इंडिया को नुकसान हम पहुंचा नहीं सकते, या फिर इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात करने पे पाकिस्तान का बहुत ही ज्यादा फायदा है। तो जहां पर आज सबसे अमीर तरीन इंसान ये बात कह रहा है, तो क्या लगता है इसके बाद रद्द अमल पाकिस्तान गवर्नमेंट का क्या होगा और ये क्या करना चाहिए हम लोगों को? देखिए, जिस अडानी की आप बात कर रही हैं या जिस अंबानी की, पाकिस्तानी अंबानी की आप बात कर रही हैं, मियां मंशा, वो उन्होंने जो इंटरव्यू दिया डॉन न्यूज़ में, उनका आर्टिकल और इंटरव्यू छपा जिसमें उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बड़ी तारीफ की और इंडिया की पॉलिसीज बड़ी तारीफ की और इंडिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जस्ट बिकॉज इसके पीछे हमारे पास जो पॉलिसीज है उनकी और जो उनका स्टेटस है इस टाइम जो हमारे सामने आ रहा है, जो उनकी डेवलपमेंट चल रही है। तो कोई भी जो बिजनेस माइंडसेट का आदमी है वो ये बात जरूर कहेगा कि यार नहीं, उस बंदे का बहुत अच्छा चल रहा है। इवन कि हम अभी इंटरव्यू से पहले डिस्कस कर रहे थे कि उस बंदे का चैनल बहुत अच्छा चला है। देखिए, काम जब हम मार्केट में कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है और हम क्या कर रहे हैं, अगला जो हमारा कंपटीटर है वो क्या कर रहा है। इवन जो हमसे नफरत भी रखते हैं हम उनको भी देखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं या उनसे उनकी पॉलिसीज को देखते हैं। अगर वो ग्रो कर रहा है उससे भी सीखते हैं या उनको उन पर नजर जरूर रखते हैं। तो इसी तरह अडानी साहब या अंबानी साहब, जिनको पाकिस्तानी अंबानी कहते हैं, उन्होंने भी उस चीज को मेरे ख्याल से फोकस रखकर, जो बिजनेस माइंडसेट के लोग होते हैं वो कहते हैं कि अपने आप को बिजनेस माइंडसेट रखने के साथ साथ ना वो ओवरऑल दी जो मार्केट में चल रहा होता है ना उस पर भी वो नजर रखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात की होगी कि वाकई ही इंडिया की जो पॉलिसीज हैं और इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसको देखते हुए उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। और हम सबको जैसे पता है कि इंडिया जो है 5वीं बड़ी सुपर पावर बन गया। आज मैं एक खबर पढ़ रही थी जिसमें इंडिया की इकोनॉमी 3.75 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी इंडिया की बन चुकी है, जो कि 2027 या 25 तक कहा जाता है कि ये 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर 5 ट्रिलियन की जो है इनकी इकोनॉमी हो जाएगी और वो तीसरी बड़ी सुपर पावर बन जाएगा, पूरे वर्ल्ड में जो है वो राज करेगा। और काफ़ी जो अंग्रेज थे जब पाकिस्तान अलग हुआ, अंग्रेज़ों की एक ये बहुत बड़ी साजिश थी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान से उन इस टुकड़े को अलग करने की एक साजिश ये थी कि वो चीज़ों को वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान इस तरह ग्रो ना करे। लेकिन आज भी हिंदुस्तानियों ने मेहनत की और मेहनत करने के साथ वो 5वीं बड़ी सुपर पावर बन चुके हैं और आने वाले टाइम में ये भी कहा जा रहा है कि वो जापान को भी बीट कर देंगे, तीसरी बड़ी पावर बन जाएंगे। तो इससे जो थिंक टैंकर्स होते हैं, जो टाइकॉन्स होते हैं, वो उस चीज को, उस माइंडसेट को, उस बिजनेस को अपने यानी कि अपनी एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व करके इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह की चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, ना कि अपने
वो जाती रंजिशों को या पास्ट एक्सपीरियंसेस जो उनके चले या हमारे अपने उन चीज़ों को सामने रख कर वो काम करते हैं। अब एग्जांपल ऐसी है कि इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई आता है तो क्यों आता है अनम, इसलिए आता है ना कि क्योंकि उनको मार्केट अच्छी मिल रही है, एक अच्छी पॉलिसीज मिल रही हैं। तो इस इन चीज़ों यानी कि आज की डेट में ये कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया जो है बिजनेस इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बेहतरीन डेस्टिनेशन है। और बेहतरीन डेस्टिनेशन होने के साथ साथ हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, तो अब वो लोग उधर इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं तो हम उनको जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। अब आप खुद बिल्कुल। बताएं अनम कि अगर इंडिया तीसरी बड़ी सुपर पावर आने वाले टाइम में बन जाएगा तो अभी से उसकी पॉलिसीज उस तरह की बन गई हुई हैं और उसके लिए वहां के लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कोई बिजनेस माइंडसेट का या कोई इंटेलेक्चुअल आदमी जो फैक्ट्स पे बिलीव करता है या फैक्चुअल बात करता है, जो सर्कमस्टांसिस को अच्छे से देख रहा है, तो उसको जो चीज अच्छी लगेगी, जो चीज वो कहते हैं ना, आज के जमाने में ये कहते हैं कि अगर आपको दुश्मन से भी कोई अच्छी चीज मिल रही है तो आप उससे भी सीख लो। तो अगर मियां मंशा को जिसे हम अडानी या अंबानी कहते हैं, तो अगर उनको वहां से उनको सीखने के लिए कुछ मिल रहा है या उनको वो अच्छी मार्केट लग रही है या उनको उनकी अच्छी पॉलिसीज लग रही हैं, तो वो उसको अप्रिशिएट ही करेगा ना, कि नहीं करेगा। बिल्कुल सही। रिबाहा बिल्कुल ऐसे ही है। रिबाहा ने जिस तरफ जिस साइड का बताया है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मियां मंशा ने ये स्टेटमेंट दी और प्रोग्रेस पाकिस्तान को करने के लिए एक अपनी मतलब एक स्टेटमेंट दी जिस पाकिस्तान आगे फ्यूचर के अंदर अगर अप्लाई करे तो ग्रोथ कर सकता है। उसी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी डॉक्टर फिजा अकबर अली खान, उनकी स्टेटमेंट थी नरेंद्र मोदी को लेके, ना सिर्फ आज बल्कि हर उनकी स्टेटमेंट जो होती है एंटी मोदी एंटी इंडिया होती है। उनका कहना है कि भाई पाकिस्तान को बर्बाद करने में पाकिस्तान के हाथ मतलब नरेंद्र मोदी के हाथ बहुत ज्यादा पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी अभी सिर्फ छोटे लेवल से था तभी इतना खतरनाक पाकिस्तान के हक में साबित नहीं हो सका। अगर मोदी थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर होता पाकिस्तान के साथ जंग कर लेता। तो मतलब मैं इसका क्या मतलब समझू, आप क्या इस पे एक्सप्लेन अपनी कर सकते हैं कि जहां हमारे ऑफिशियल बिजनेसमैन जो कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हाथ मिलाओ, दूसरी जानिब हमारे हम कहते हैं कि मीडिया पर्सनालिटी में कुछ एक्सट्रीमिस्ट ऐसे बैठे हुए हैं जो कि अपनी स्टेटमेंट ऐसी देते हैं जिससे लोग और ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? पहले तो मैं जो आपने पहला सवाल किया था रिबाहा जी से, उसके ऊपर आता हूँ। देखिए, जो आपने मियां मंशा को अंबानी या अडानी के साथ मिला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती है मुकेश अंबानी और अडानी से कि कहाँ आप ये सूरज को चिराग दिखाने वाली बिल्कुल। बात है। अच्छा, ये बात भी मैं सोच रहा था कि कैसे पाकिस्तान का अंबानी अडानी कहा जा रहा है। आपको आइडिया है कि अंबानी और अडानी जो है वो आपके देश को कई कई बार खरीद सकते हैं, आपके पूरे पाकिस्तान को। ये बात मुजफ्फर चौधरी ने बहुत सही कही है कि आप सूरज के आगे दिया दिखा रहे हैं सूरज को। आप अडानी अडानी अंबानी का कंपेयर मियां मंशा से कर रहे हैं। मियां मंशा की कितनी नेटवर्थ है, कहां है वो? फोर्ब्स की लिस्ट पे आते हैं, टॉप जो दुनिया के टॉप अमीर लोग हैं उनकी लिस्ट में उनका नंबर कहां आता है? वैसे तो फिर मैं भी कह सकता हूं कि मैं भी अडानी और अंबानी से कंपेयर करूं, मेरा भी एक छोटा सा बिजनेस चल रहा है। नहीं हो सकता ना कंपैरिजन। मैंने अभी हाल ही में किसी वीडियो में कहा था कि भाई कंपैरिजन जो हो वो डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर का होगा। कंपैरिजन जो है वो डॉन ब्रैडमैन और इंजमामुल हक का नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंजमामुल हक जो है वो खराब प्लेयर है, लेकिन लीजेंड में और एवरेज में फर्क होता है। आप दुनिया के दो सबसे बड़े अमीर आदमी की तुलना कर रहे हैं ऐसे आदमी से जो टॉप 100 में भी शायद ना हो। मैंने नहीं देखा है, बट टॉप 100 में भी शायद मियां मंशा ना हो। ये तो हालत है आप लोगों की कि आप लोग फौरन कर देते हैं जी पाकिस्तान का अंबानी पाकिस्तान का अडानी। कहाँ वो लोग और कहाँ ये लोग। अब देखें कि इंडिया के अंदर कोई भी जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है कि उसकी आर्मी को अगर टैंक चाहिए तो वो अंबानी को बोलते हैं कि भाई ये वाला टैंक बना दो। उनको अगर कोई भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बनाना है तो वो अंबानी को बोलते हैं या अडानी को बोलते हैं। तो इन्होंने इनकी क्या खिदमत है पाकिस्तान के लिए? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ना, ये मियां मंशा साहब की पाकिस्तान के लिए क्या खिदमत है? कि इन्होंने 2 टेक्सटाइल मिलें बनाई माइंस फैसलाबाद के अंदर,
या इन्होंने सही एक बात जो है, point एमसीबी पहुंचे। बैंक है वो है इनका। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कतई नाइंसाफी है इनको अंबानी या अडानी कहना। तो उनके साथ उनकी ये मैं तौहीन समझता हूँ, नंबर एक। दूसरा, आपने फिजा अकबर की बात की। फिजा अकबर तो देखे वो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की सहाफत वो कर रही है, वो मुझे उस पर शर्म आती है कि जिस तरह वो पहले पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर वो मरियम नवाज या नवाज शरीफ या इस तरह के जो पॉलिटिशियन हैं उनके ऊपर कीचड़ उठाती रही हैं, उछालती रही हैं। अब वो इंडिया के ऊपर उनका यही काम है कि रोज आए दिन कोई नई चीज लेके, कभी वो मोदी जी के ऊपर अटैक कर रही है, कभी किसी के ऊपर अटैक कर रही है। तो ये खुदा के वास्ते 1947 से हम लोग अलग हुए हैं, तो ये नफरत की ये ये पॉलिसीज जो है, जो हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं, इनकी रोटी रोजी ही इन जैसे एंकर के जरिए चलती है कि जो इंडिया के खिलाफ नफरत हमारे दिलों में, पाकिस्तानी जो मासूम लोग हैं उनके दिलों में ये नफरत भरती है। तो पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान मोदी जी को क्या पड़ी हुई है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे या पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। पाकिस्तान और सिर्फ ये अकबर फिजा खान ही नहीं है, मुझे एक और एंकर का नाम याद आ रहा है, किरण नाज नाम है उनका, किरण नाज नाम है उनका। और वो जिस तरह की बातें करती हैं भाई, उनका चेहरा मैं आपको दिखा देता हूं, आपको याद आ जाएगा। ये जिस तरह की बातें करती हैं वो तो फिजा अकबर से भी शायद, मुझे लगता है इन दोनों में बड़े टसल चलता होगा कि तुझसे ज्यादा बदतमीज मैं हूं, तो वो कहती होगी कि नहीं मैं तुझसे ज्यादा बदतमीज हूं। तो मुझे लग रहा है कि इन दोनों एंकरों की आपस में पड़ती भी नहीं होंगी, और बदतमीजी में दोनों एक दूसरे को, मतलब भले नाम इंडिया का मोदी जी का ले रही हो, लेकिन बदतमीजी में दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रही। तो किरण नाज भी भैया उस जैसा बदतमीज एंकर मैंने नहीं देखा है भाई साहब, बिल्कुल नहीं। बाप रे, कैसी कैसी बातें करती है यार वो, मतलब मुझे शर्म आने लगती है वो जैसी बातें करती है कि यार मैं क्या कभी ऐसी बात कर सकता हूं? नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं कर सकता। या हमारे यहाँ की मीडिया में कोई भी एंकर ऐसी बातें नहीं कर सकता यार। मतलब पाकिस्तान के जो भी पीएम हो, भी उनको लेकर ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं। अपना दुश्मन खुद है, अपने यहाँ के जो, उनको जरूरत ही नहीं किसी दुश्मन की। वो तो ये कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं, हमें तो दुश्मनी करने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। अब इमरान खान साहब वो कहते हैं कि वो जी इमरान खान हमारा बंदा है। वो खुद कहते हैं कि जी जो काम इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ किया है वो कोई और कर ही नहीं सकता। तो उन्हें जरूरत क्या है सही हमारे बात। साथ ऊपर हमला करने की या हमारे साथ जंग करने की? हमें तो, हम तो वैसे ही मरे पड़े हैं। जो एक मुल्क वैसे ही तबाह हुआ हुआ है वो। मैं अब शर्मिंदगी महसूस करता हूँ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कि हम देखें हमारी माशी हालत क्या है। जैसे रिबाहा जी ने बोला कि वो तीसरे नंबर पर आने की कोशिश कर रहे हैं, हम 42वें नंबर पर हैं। अब हम 42 से भी नीचे जाएंगे एक दो साल में, अगर और यही हमारी सिचुएशन रही तो हम, हमारा उनके साथ क्या मुकाबला, या वो हमें जंग करके उन्होंने क्या हासिल करना हमसे? उन्होंने देखिए अपना असला जाया करना है। तो हमारे पास है क्या कि जो जिसको वो तबाह करेंगे? हर चीज तो हमारी यहाँ पर पहले तबाह हुई पड़ी है। आप देख ले, यहाँ पर तो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए एक आम बंदा परेशान है और भूखा बैठा हुआ है। तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि इस तरह के जो मुल्क के ऊपर हमला करके अपने फौजियों को भी एंगेज करे और अपने जो असले को भी जाया करे? तो ये सोच समझ के इस तरह के बयान देने चाहिए। इन लोगों को तो चाहिए कि वो उनकी तारीफ करे कि किस तरीके से वो अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। कि आज ये देखें कि दुनिया का वो तीसरा बड़ा लीडर बन गया और पहला वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है कि जो यूएसए के अंदर कांग्रेस को जो 2 दफा खिताब करने वाला वो लीडर बन गया है। तो वो उनको इंतजार में बैठे कि कब वो मोदी जी वहां पर आए, उनके साथ जो उन्होंने नए जो एग्रीमेंट साइन करने हैं और डिफेंस के कुछ हों या कुछ और जो खित्ते की तरक्की के लिए जो काम है, तो वो तो इंतजार में बैठे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कभी देखे तरक्की जा रहे हैं तो उनको वहां पर हक करने की कोशिश करें तो हाथ से वो पीछे करते हैं। तो हमारा तो ये हाल है, हमें तो कोई मुंह लगाने को तैयार नहीं है। तो वो अमेरिका जैसे जो ममालिक हैं वो उनका इंतजार कर रहे हैं कि जी कब वो आएंगे। तो खुदा के लिए इन लोगों को मिसगाइड इनको बोले ना करें और हकीकत बताएं कि हमारे दुश्मन हम खुद ही हमारे दुश्मन है। पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान का दुश्मन है। हम लोग चाहते ही नहीं कि हम तरक्की करें। देखिए तरक्की के लिए सबसे पहले हमें अपना एजुकेशन सिस्टम जो है उसको रिवाइज करने की जरूरत है। अपने जो हमारा करिकुलम है उसके अंदर तब्दीली करने की जरूरत है। जो इंडिया के खिलाफ यहाँ पर नफरत बढ़ी जाती है, हमारे जो स्कूल्स हैं उसको खत्म करने की जरूरत है। उसके बाद जो मदारस हैं हमारे या जो हमारे मसाजिद हैं उसके अंदर बार बार ये बताया जाता है कि इंडिया ने हमारे साथ जंगें की हैं, इंडिया ने कश्मीर के ऊपर हमला किया, इंडिया ने हमें तबाह बर्बाद कर दिया। ये सारी चीजें हकीकत में बताने की जरूरत है कि इंडिया ने कभी हमारे ऊपर जंग मुसल्लत नहीं की।
इंडिया ने कभी हमारे ऊपर हमला नहीं किया। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। इंडिया के साथ हमें अच्छे, जब तक पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर थी वो उस वक्त तक बेहतर थी कि हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे थे। हम इंडिया के साथ ट्रेड जब कर रहे थे तो हमारे रिलेशन भी बेहतर थे और सारा कुछ बेहतर था। ये 370 वाला जो उन्होंने एक आर्टिकल को लेके इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद की, तब से हमारा जवाल शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर। आप देख लें, महंगाई तब के अरूज में आई। हमारी मेडिसिन, आप देखें, आम जो बंदा इस वक्त, जो पाकिस्तान का जो मरीज है, वो अपने मेडिसिन नहीं ले पा रहा। उसकी वजह क्या है कि मेडिसिन जो है वो पहले दुबई आती है, दुबई से हम वापस पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हर चीज यहाँ पर जो इंडिया से रही है लेकिन वाया दुबई आ रही है। तो भाई ये कौन सी दानिशमंदी और कौन सी अकल वाली बात है कि जो चीज हम वाघा बॉर्डर के थ्रू ले सकते थे या ले रहे थे, वही चीज हम घूम के तो दुबई से ले रहे हैं। तो हर चीज हमें यहाँ पर अब महंगी मिल रही है। तो बराहे करम ये जो हमारे मीडिया है, ये जो हमारे लोग हैं, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है या जो भी हमारी गवर्नमेंट है, इनको चाहिए कि इस मुल्क के अवाम के ऊपर रहम खाएं। पहले ही हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऊपर से इस तरह की जंग की बातें करके, नफरत की बातें करके, इंडिया के साथ दुश्मनी की बातें करके अपने आप को मज़ीद हम जो है वो खसारे की तरफ लेके जा रहे हैं, नुकसान की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसके ऊपर हमें बैठने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। देखिए, इंडिया के श्रीलंका बहरान में आया, इंडिया ने उसकी हेल्प की, श्रीलंका स्टैंड हो गया। बांग्लादेश के ऊपर क्राइसिस आए, इंडिया ने उसकी हेल्प की, वो स्टैंड हो गया। अफगानिस्तान के ऊपर क्राइसिस आए, इंडिया ने उसकी हेल्प की, वो स्टैंड हो गया। नेपाल के ऊपर क्राइसिस आए, भूटान के ऊपर क्राइसिस आए, तो इंडिया ने उनकी हेल्प की। तो हमें कौन सी ऐसी चीज पड़ी हुई है कि हम चाइना के साथ जाके आगे हाथ फैला सकते हैं, हम यूएई के सामने जाकर हाथ फैला सकते हैं, सऊदी अरब के सामने जाकर हाथ फैला सकते हैं। तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन क्यों नहीं बेहतर बना सकते? इसमें क्या वजह है? आखिर बताया तो जाए हमें कि क्या वजह क्या है, क्यों इनकी इतनी, इनके अंदर गरूर है या इनकी ईगो इतनी है कि ये इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर नहीं बना सकते। तो इस मुल्क के साथ आप रहम खाएं, इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क की आवाम के ऊपर रहम खाएं। और खुदा के वास्ते ये जो सो कॉल्ड अडानी और ये जो अंबानी आप जिसे कह रहे हैं, इनकी बात ही सुन लें कि ये जो ताजर हमारे हैं, बड़े जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी अब कहने पे मजबूर हो गए हैं कि जी इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बनाएं। तो हमें इस पर फौरी एक्शन करने की ज़रूरत है, वरना फिर जब वक्त गुजर गया तो फिर हम हाथ मलते रहेंगे कि जी अब क्या हो गया, तो फिर किसी ने हमारा साथ नहीं देना। अभी भी वक्त है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए फौरी तौर पर इक़दाम करने। देखिए, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर बनाना ना बनाना ये तो बाद की बात है। पहले तो आप अपने अंदर के चीजों को ठीक करिए। आपको पता है कि आप $1 बिलियन के लिए आईएमएफ के आगे नाक रगड़ रहे हैं, नाक। और अभी आपका जो बजट आया ना, आईएमएफ ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। आईएमएफ ने कहा है कि भैया बहुत सारे क्लॉजेस है, इससे मैं खुश नहीं हूं और पैसे दूंगा नहीं। आप सोचिए, आईएमएफ के आगे पिछले 8 महीने से आप नाक रगड़ रहे हैं लिटरली $1 बिलियन के लिए, और नहीं मिले। और मजे की बात बताऊं मैं, मजे की बात यह है कि आपका जो रेमिटेंस आता है, जो बाहर लोग काम करते हैं, वो जो पैसे भेजते हैं, उसमें आपने अभी पता है कितने डॉलर गंवाए हैं? $3.2 बिलियन। आपका रेमिटेंस कम हो गया है। जो बड़ा आप कहते थे ना कि हमने भेजा है बाहर लोगों को, वहां से वो डॉलर लेके भेज रहे हैं। $3.2 बिलियन कम आए हैं इस बार, पिछली बार के मुकाबले। नुकसान हो गया $3.25 बिलियन का। तो आप लोगों का विजन तो ये होता है। और ऐसा क्यों हुआ? यह आप लोगों की पॉलिटिकल लड़ाई की वजह से हुआ। जो इमरान खान के सपोर्टर हैं, उन्होंने रेमिटेंस भेजना बंद कर दिया या दूसरे रास्तों से भेज रहे हैं। वो पाकिस्तान की सरकार के पास नहीं आ रहा, वो उस बंदे के पास पहुंच जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के पास नहीं आ रहा। तो पाकिस्तान सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा उसमें से, और हो गया नुकसान। $3.2 बिलियन की चपत लगी है, और आप $1 बिलियन के लिए 8 महीने से आप फंसे हुए हैं। तो आप अपनी चीजें डुबाने में, आप लोग तो उस्ताद हैं भाई, उस्ताद हैं आप लोग। बिल्कुल सही सर। जैसा कि आपने अपने ही अल्फाज के अंदर बोला है कि इंडिया के पास इतना ही ज्यादा टाइम है कि वो पाकिस्तान के साथ जंग मुसल्लत करे, या फिर इंडिया के पास इतना ही फालतू टाइम है कि वो पाकिस्तान के लिए अपने असलाह को जाया करे। तो आज एक न्यूज आई है बाइकिया रिलेटेड, आप दोनों ने सुनी होगी। पाकिस्तानी जो एक ऐप है, एप्लीकेशन बाइकिया,
उसको हैकर्स ने हैक किया है। जब वो एप्लीकेशन को अब लोग ओपन कर रहे हैं तो उसको मतलब उसके आगे मैसेजेस आ रहे हैं, गालियां आ रही हैं, गंदी गंदी मतलब के अब्यूज मतलब यूज किए जा रही हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि इसके अंदर ये चीज अभी भी क्लियर नहीं है कि ये कौन से किस कंट्री के हैकर्स है, लेकिन ये कहा जा रहा है कुछ पाकिस्तान से ही ये न्यूज आ रही है कि ये इसके पीछे भी इंडिया की साजिश हो सकती है। तो आप मुझे बताइएगा दोनों, क्या इसके पीछे भी इंडिया इन्वॉल्व है? क्या इंडिया के पास इतना ज्यादा फालतू टाइम है कि वो ऐसी छोटी सी एप्लीकेशन के लिए इतना सारा प्रोसेस का यूज करेगा? अनम, ये जो आप सांस भी ले रही है ना, इसके पीछे भी इंडिया की साजिश है। इनकी आवाज भी सही नहीं आ रही थी पहले, तो उसके पीछे भी मेरे ख्याल में मोदी जी की साजिश है। आपका इंटरनेट काम नहीं ना करता, इंडिया की साजिश है, याद रखिएगा। इसके पीछे भी सही बात है, इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश है। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर बारिश यहाँ बहुत बारिश तेज और आंधी बहुत तेज आ गई है। हाँ जी, बारिश बहुत तेज हो रही है, कराची में तूफान है और उसके पीछे भी इंडिया की साजिश है, ये बात याद रखिए। भाई इंडिया की साजिश है ना। आप ये देखो, जब यहाँ पर सैलाब आया तो उन्होंने कहा पानी छोड़ दिया इंडिया ने, तो इंडिया की साजिश इंडिया हुई। अब इंडिया की कराची साजिश में है वो, पानी आया तो इंडिया की पानी साजिश। छोड़ा तो इंडिया की साजिश हुई ना। कह तो रही हूँ इंडिया की साजिश है, हर चीज इंडिया की साजिश है। हम यहाँ पर देखिए, किसी बाकी मेरे तो ख्याल में इंडिया किसी की साजिश में पानी छोड़ा, इंडिविजुअल की पानी किसी के चाहिए ना। काम को किसी मुल्क के साथ अटैच नहीं करना चाहिए। ये किसी इंडियन जो हैकर है उसका काम हो सकता है, लेकिन उसके पीछे अब ये कहना कि जी ये इसके पीछे पूरा का पूरा इंडिया है, तो ये इसको मेरे ख्याल में इंडिया को इन्वॉल्व करना मुनासिब नहीं है। कि ये किसी, देखिए, एक इनफरादी बंदे की हो सकती है, शरारत हो सकती है, साजिश नहीं कहूँगा, शरारत होती है। चलिए, अब करीब करीब डिस्कशन खत्म हो गया, मेन जो पॉइंटर्स थे वो डिस्कस हो गए हैं। ये जो ऐप वाली बात है, ये हो सकता है किसी ने बात सही करे कि किसी ने हैक कर लिया हो, लेकिन इस हैक करने से आपने क्या सीखा? इंडिया में जब कोई चीज हैक होती है तो हम उससे सीखते हैं, अगली बार वो चीज रिपीट नहीं होती है वहां पर। तो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में, आपके सिक्योरिटी में लूप होल्स होते हैं जिसका फायदा हैकर्स उठा लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि नहीं यार, यहां पर हमारी दीवार जो है थोड़ी कमजोर है, तो हम उस दीवार को मजबूत करते हैं, हम ये सीखते हैं। ये इंडियंस करते हैं। पाकिस्तानीज ने क्या किया? अब मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सीख पा रहे होंगे, कहीं से कॉपी वॉपी करके उन्होंने कोड वोड लेके ऐप तो बना दी। लेकिन भैया, सिर्फ कॉपी करके कोड लेके ऐप बनाने से नहीं होता है, उसमें सारी चीजें हैं भाई। आप उसकी दीवारों को मजबूत करोगे कि कोई घुस ना जाए हैकर, वो आप कर नहीं पाए, तो हैक कर लिया जी किसी ने। खैर छोड़िए, ये तो अलग बात है। बाकी बातें बात हो रही थी कि किसकी साजिश है, नहीं है, ऐसा है वैसा है। कल को तो मुझे लग रहा है कि कल को कोई फैमिली से उठ खड़ा होगा और कहेगा कि जो मेरी बीवी को बच्चा हुआ है, उस बच्चे में भी मैं नहीं चाहता था, लेकिन ये इंडिया की साजिश है जी, बच्चा करा दिया मेरा। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर चीज के लिए मैं ये एग्जांपल, पता है ये बच्चा वाला क्यों दिया? क्योंकि ये बहुत पर्सनल चीज है। अब इसमें भी अगर मैं कह रहा हूं, ये सरकाजम है कि इसमें भी इंडिया की साजिश है, तो भाई आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? आप लोग क्या कर रहे हैं? हर चीज में इंडिया की साजिश है, मतलब कि आप लोग कमजोर हैं, आप लोग का दिमाग उस लेवल पर काम नहीं करता। और ऐसे में मुझे हसन निसार साहब की बात याद आ जाती है कि भाई इनके पास दिमाग है तो साजिशें करते हैं, तुम भी कर लो। सुनिए। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं। आप कर लें। लॉर्ड क्लाइव के साथ 200-250 गोरा था, बाकी सारे हम ही लोग थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहाँ के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। इससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहां क्यों पैदा होते रहे हैं, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि अपनी कमजोरी को दूसरे पर डाल देना ये बुद्धिमानी नहीं होती। इंटेलिजेंट लोग अपनी कमजोरी को दूसरे पर कभी नहीं डालते हैं, वो अपनी कमजोरी को उबारते हैं अपनी कमजोरी से अपने आप को। पाकिस्तानी ये सही है, टोपी ट्रांसफर में पाकिस्तानियों का जवाब नहीं है। नहीं जी सानू की, हमने कुछ नहीं किया, उसने किया। नहीं नहीं उसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, और गलती सारी आपकी। लेकिन मानेंगे नहीं।
ख़त्म। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अडानी कंपैरिजन वर्सेस मियां मंशा। वो मुजफ्फरबाद भाई की बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो अंबानी और अडानी है वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास इतना रुपया है कि वो मतलब कि उनके सामने हमारे जो है ना वो मियां मंशा हो गया या कोई शाद खान, वो भी US रेजिडेंट है, वो पाकिस्तान की लिस्ट में नहीं आते, लेकिन जो भी पाकिस्तान में अमीर लोग हैं तो उनका कंपैरिजन किया जाए, मियां मंशा उनके सामने कुछ नहीं है। कंपैरिजन नहीं किया गया, उनकी बात आप समझ नहीं सकते, मुजफ्फर भाई भी नहीं समझ सका, आलोक सर भी नहीं समझ सके। मुझे समझ आ गया कहा कि बोलना क्या पाकिस्तान हवाएं देख रहे हैं ना, बिजनेसमैन यही देखता है, वो कहते हैं पाकिस्तान को वो काम करने चाहिए जिससे, या जो तजारत के लोग होते हैं ना बिजनेसमैन, वो क्या चाहते हैं, अच्छा माहौल। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो वो कंपैरिजन कर ही नहीं रहे मियां मंशा का अडानी और अंबानी के साथ, वो तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान का वो अडानी और अंबानी है, उसमें तो उसका तो वो रोल मॉडल बना रहे हैं ना अडानी और अंबानी साहब को कि वो पाकिस्तान का है। उनको तो नामो निशान ही नहीं है कि वो अंबानी और अडानी का मुकाबला कर सके, इतनी तो उसके पास इतनी रुपए ही नहीं होंगे या इतनी उसको बाहर को जानता भी नहीं है भाई, पाकिस्तान के अलावा उसमें पाकिस्तान में तो जानते हैं ना यार। बात शुरू से ही गलत है, आप क्यों ऐसे अल्फाज बोलते हैं कि आपको खुद को शर्मिंदगी हो। मैं तो ये मुजफ्फर भाई से भी कहूँगा कि ये अल्फाज क्यों बोलते हैं कि बाद में आपको शर्मिंदगी हो। शर्मिंदगी आपको इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान से तल्लक रखते हैं, शर्मिंदगी आपको इस बात से होनी चाहिए मेरे भाई कि जो आपके लोग हैं उन्हें कम से कम आप अपने हीरोज़ की मतलब का ना कंपैरिजन किया करें कि अपने हीरो का नाम लिया करें उनके साथ, जैसे कि हमारे पहले मतलब जो गुजर चुके हैं लोग। तो अडानी और अंबानी तो खेत की वो मूली भी नहीं है कि जिस दुनिया में कहीं पर लगा दो कोई नाम बच जाएगा। ऐसी ऐसी पाक हस्तियां और ऐसे ऐसे अमीर लोग यहाँ से गुजरे कि 4 बने के वो एक मालिक थे। असद भाई मेरी एक मिनट बात तो सुनो मेरे भाई, आप मौजूदा दौर में चलेंगे, हम फ्यूचर मैंने पीछे नहीं जाएंगे, बहुत पीछे हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, फ्यूचर की बात करें। सुनो मैं आने वाले की बात मैं करूंगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अगर इल्म नहीं है तो कम से कम ऐसी बात मत निकालें। हम फ्यूचर को देख रहे हैं, मौजूदा दौर में मेरी मौजूदा बात करता हूँ, ऐसी मौजूदा जो बात है वो बात ही कर लेता हूँ सर। चलो माना कि अभी मौजूदा में मुसलमानों का कोई ऐसा मतलब कि नहीं अमीर आदमी, लेकिन अडानी और अंबानी को दुनिया का वायद नहीं बचे कि जो अमीर हैं उनसे भी अमीर बैठे हैं दुनिया में, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको ये बैठे हैं, ये इतने बुरा मनाने वाली टॉप 10 में तो है ना मेरी बात। असद भाई मेरी बात, ये बुरा मनाने वाली कोई बात मुझे टॉपिक से हमें उनसे सीखना चाहिए। टॉपिक से मैंने सिर्फ मिसाल के लिए ये कहा है। और शर्म किस बात पर आनी है मेरे भाई, आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि शर्म लायक इनके कोई एंकर पाकिस्तान के इतने बदतमीज हों। तुम्हें मैं नाम बताता हूँ मुजफ्फर भाई और आलोक सर, आप अपने मेजर साहब को देखे, बंटी भाई को देखे, और उनके साथ एक बहना होती हैं, वो अक्सर बंटी के चैनल पर होती हैं, और न जाने कितने बेशरम और किस किस्म के लोग बैठे हैं, और नीचे व्यूअर्स और जो कुछ भी है ना। मैं एक मिसाल देता हूँ, आपको समझ आएगी कि शर्म क्या होती है। आप व्हाट्सएप और मैसेज करने में शर्म नहीं आती, हमें पढ़ने में आती है। पाकिस्तान के बारे में जो आप कहते हैं, हमारी तो कभी ऐसी कोई आपने लैंग्वेज नहीं देखी होगी जहाँ पर हम इतना गलीज और गंदा बोलते हैं आपके मुल्क। कंडेम करना चाहिए। हम नेशनल टीवी पर तो जो शर्म आनी चाहिए जफर भाई को, गाली निकालते जफर भाई को ये शर्म आनी चाहिए कि अपनी व्यूअरशिप के लिए, मुजफ्फर भाई को कि अपनी व्यूअरशिप के लिए इतना ज्यादा ना आप आगे चले जाएं कि जो है उससे कहीं गंदा पहले मौजूद है इंडिया में। नहीं तो आप असद भाई, मैं ये बात करता हूँ, मुजफ्फर भाई को हम बुरा नहीं बोल सकते। उन्होंने फिजा खलीफा, जो मैं भी उसको फिजा खलीफी बोलूंगा कि जो बदतमीजी एंकर करेगा मैं भी उसको कंडेम करूंगा। जो इंडिया में भी बदतमीजी करते हैं उनको भी नहीं करनी चाहिए। ये इसको आप डिफेंस नहीं कर सकते। जो फिजा खलीफा करती है हरकत, किसी को टारगेट करना, ये गलत बात है। आपको मेरिट की बात करनी चाहिए। आपने कंडेम भी किया, आज फिजा खलीफा को भी आप कंडेम मुझे बोलने का मौका दो। मैं ये बात कहता हूँ कि आप क्यों ऐसे अल्फाज, दोनों ममालिक से क्यों ऐसे अल्फाज निकालते हैं जो आपकी बेइज्जती का बायस बनते हैं। अगर यहाँ से कोई ऐसे गलत अल्फाज निकालता है तो बेशक सारे नहीं तो कम से कम अक्लमंद लोग उन्हें बुरा कहेंगे। और इंडिया से अगर कोई ऐसे अल्फाज निकालता है मेरे भाई, तो इंडिया में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उनको बुरा कहते हैं, ना कि हमारे पाकिस्तान में। ये तो बात ठीक है आपकी कि जो उधर से भी गलत अल्फाज बोलते हैं अपनी व्यूअरशिप के लिए और थोड़ा विशाल का जो मतलब कई ऐसी वीडियोस हैं जिसमें वो डायरेक्ट गाली निकालता है, इसमें कोई शक नहीं है।
इसके अलावा बंटी भी कई ऐसे जो कि अखलाक से गिरी बातें करते हैं। बाज़ बात मिर्जा साहब, मुझे गौरव वली साहब, वो भी बाज़ को कर जाते हैं इस तरह की बातें जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से भी होती हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी मिर्जा साहब जो हैं वो ऑथेंटिक बात करते हैं। कोई होगा ऐसा पहलू होगा जहाँ वो ऐसी बात करते हैं। जो बेंटी भाई हैं और टिप्पू अल्फाज भाई का हैं, चुनाव जो होता है ना भाई, वो थोड़ा सा ज्यादा वो रोस्ट भी करते हैं। रोस्ट में तो ऐसा चलता है। रोस्ट का क्या मतलब होता है? एक मिनट, रोस्ट में क्या मतलब? अगले को गल गलत करनी चाहिए, नहीं निकालनी, ये रोस्ट होता है, नहीं निकालनी चाहिए। हम उसको कंडेम करते हैं। जो फिजा खान को भी ये फिजा नहीं करना खलीफा चाहिए। को भी ऐसा ही हरकत नहीं करनी चाहिए कि किसी के प्राइम मिनिस्टर को जो वर्ल्ड का फेमस लीडर है, यहाँ पर एक तो बात उसको छूट रही ऐसे है भाई करना- गुलजार, एक बात यहाँ पर छूट रही है। और मंशा साहब ने कहा कि जो हमारे हैं ना प्राइम मिनिस्टर, उन्हें भी मोदी जैसे मतलब कि पॉलिसीज लेकर आनी चाहिए। इस बार को कहीं हद तक मैं भी मानता हूँ। हाँ, जहाँ तक मैं आज तक ये कहता आया हूँ ना कि आप पहले अपने लीडर्स को देखें, जो अपने आप के लीडर्स गुजरे हैं उनको देखें, जो पहले गुजर चुके हैं। तो साथ साथ मौजूदा हालत में अगर उनकी खसूसियात किसी नए आदमी में नजर आती हैं तो उनको भी भाई लीड करना कोई बुरी बात नहीं। अच्छा, मैं एक इधर आज अपना क्वेश्चन बोलूंगा कि मोदी सर जैसा कोई हमारे यहाँ लीडर पैदा ही नहीं हुआ। नहीं, मुझे सर, एक आप बता गलत दें, बोल रहे हैं। मुझे आप एक यहाँ पर बता गलत बोल रहे दें हैं। कि कोई अपने मुल्क के लिए जिसने अपने अच्छे फैसले किए हो, डिसीजन किया हो आपको और समझ पाकिस्तान नहीं को आगे लेकर सर, गया, आपको- मुझे एक बता दें। सर आपको कोई समझ एक है तो मुझे बता दो। सर आपको मोदी समझ सर नहीं है, हैं, मैंने नाम उन्होंने पाकिस्तान का हमें लिया ही नहीं, मैंने पाकिस्तान का नाम लिया ही नहीं। मैं यही बात करता हूँ। मैंने जो पाकिस्तान नरेंद्र का नाम मोदी नहीं लिया। जिसका नाम है, उसने मुल्क की, इंडिया की भाई- तकदीर बदली भाई है। गुलजार, उसको मेरी बात समझ नहीं आई आप। अच्छा, मैंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, मैंने नाम लिया है जो हमारे पुराने लीडर्स गुजर चुके हैं मुसलमानों के। समझ में? मैं फिर भी आपको बात करता हूँ पुरानी बात। हाँ, नहीं मैंने करेंगे, साथ ये फ्यूचर की कहा है बात कि वो करेंगे। खसूसियात अगर किसी नई बंदे में नजर आती हैं तो उन्हें भी फॉलो करना इतना बुरा नहीं है। ऐसी मैंने कोई ये बात बुराई की। नहीं है कि हाँ जी। जो हमारे से अच्छा है, बेहतर है, उसको उससे जेलस हो या यार, उसकी हम तारीफ करें। कल मैंने एक मिसाल दी थी कि जब आपके हमसाये का चेहरा सुर्ख हो तो आपको और नहीं तो कोई खाने पीने की चीज़ नहीं मिल रही, मतलब खाने पीने से सुर्ख हो सकता है, उसके हालात बेहतर होंगे। आपको खाने पीने की नहीं मिल रही, कम से कम चपेड़ों से, थप्पड़ों से अपना चेहरे को लाल कर लें ताकि आपके हमसाये के साथ बराबरी हो जाए। ये बात, ये मिसाल शायद कुछ व्यूवर्स को समझ में ना आए, मैं समझा देता हूँ। ये मिसाल इसलिए दी जाती है भाई कि अगर आपके मतलब हम पाकिस्तान की बात करें कि इनके हालात ख़राब हैं, कम से कम इतनी तो गैरत हो कि कुछ ना कुछ तो मुल्क का निज़ाम ठीक तरीके से चलाने के काबिल हो जाएं। ये इसलिए कहा जाता है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि जो मियां मनशा को किसने ये बयान दिया है कि वो अडानी और अंबानी का मुकाबला कर रहे हैं। मुझे तो ये समझने में आ रही कि वो भाई उसका मुकाबला उनको करेंगे। पाकिस्तानियों ने समझा हुआ है कि बड़ी बला है, यही मेरे होगा फिक्र में कुछ नहीं है। भाई, उसमें भी अडानी और अंबानी की तारीफ की गई है। कोई समझने वाली बात हो तो सही है। कि आपका जो मियां मनशा है वो पाकिस्तान का अडानी और अंबानी है। इसमें बात समझने की है तो वो उसमें कोई बुराई नहीं, मुकाबला नहीं करे अडानी अंबानी का। वो कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का अडानी अंबानी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।